नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के मौसम से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि झारखंड के मौसम से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फैक्ट और एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा निचोड़ हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा सकें। मौसम पढ़ने से पहले मौसम का डिफिनेशन क्या होगा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि मौसम किसे कहते हैं तो आप इसका एक लाइन में डिफिनेशन दे सकते हैं। ये वायुमंडल में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार और सुनिएगा, मौसम किसे कहते हैं तो आप बताइएगा वायुमंडल में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। आप कई बार सुने होंगे कि मौसम हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन, हर घंटे बदलते रहते हैं, इसलिए हम डिफिनेशन में लिखाए हैं अल्पकालीन। ध्यान दीजिएगा, अगर मौसम हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन, हर घंटे बदलते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये एक जगह अस्थिर नहीं होते हैं। अस्थिर नहीं होते हैं तो मतलब अल्प समय के लिए आते हैं, कम समय के लिए आते हैं, मतलब अल्प समय के लिए आते हैं। इसलिए इसका हम डिफिनेशन लिखाए हैं कि वायुमंडल में होने वाले अल्प परिवर्तन को मौसम कहते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि झारखंड जैसे राज्य में, झारखंड जैसे पठारी राज्य में कहीं कहीं पाट क्षेत्र जैसे स्थल हैं, कहीं कहीं पठार हैं, कहीं कहीं मैदान हैं। जैसा कि अगर हम आपको कहीं भी पहले ही पढ़ाए हैं कि पाट क्षेत्र झारखंड का ही एक क्षेत्र है जिसे हम लोग पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र है जैसे कि रांची की पठार की बात करें, रांची की पठार की भी ऊंचाई अलग है, हजारीबाग पठार की भी ऊंचाई अलग है। आप राजमहल पहाड़ी की बात कर लें तो इसकी ऊंचाई भी अलग है। कहीं ना कहीं आप देखें तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर है, रांची पठार की ऊंचाई देखा जाए तो 600 मीटर है, हजारीबाग ऊपरी हजारीबाग की बात की जाए तो 600 मीटर है और यहाँ निचली हजारीबाग की बात की जाए तो 400 मीटर है। राजमहल क्षेत्र की बात की जाए तो 150 मीटर से 300 मीटर की 150 मीटर से 300 मीटर तक है। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि एक ही राज्य में अलग अलग स्थल आकृति देखने को मिलती है जिसकी ऊंचाई अलग अलग है। कहीं ना कहीं अगर हम गर्मी की बात करें, बरसात की बात करें या सर्दी की बात करें तो यही ऊंचाई की भिन्नता होने के कारण हमारे झारखंड जैसे राज्य में कहीं कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं कहीं कम वर्षा होती है। जैसा कि आप ध्यान दिए होंगे तो नेतरहाट में अधिक वर्षा होती है। क्यों अधिक वर्षा होती है? क्योंकि आपको पता है कि नेतरहाट जो है वो पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की ऊंचाई अधिक है और ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ अधिक वर्षा होती है। तो कहीं ना कहीं आप इसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा कि नेतरहाट में अधिक वर्षा क्यों होती है। अधिक वर्षा क्यों होती है आप ये भी कभी पढ़े होंगे कि नेतरहाट में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ की अगर तापमान की बात करें ठंडा में तो 7 डिग्री भी आ जाती है, 60 डिग्री सेल्सियस भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेतरहाट की जो ऊंचाई है वो अधिक है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग प्रति 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि नेतरहाट जैसे झारखंड का ही एक क्षेत्र है जो है नेतरहाट, और नेतरहाट में अधिक ठंड क्यों पड़ती है इसका कारण हम बता रहे हैं कि नेतरहाट एक उच्च स्थल पे स्थित है और उच्च स्थल पे स्थित होने के कारण यहाँ ठंड अधिक पड़ती है। अगर आप देखें तो 165 मीटर अगर आप ऊपर जाएं तो 165 मीटर ऊपर जाने के बाद वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है और यहाँ तो 900 मीटर की बात है तो काफ़ी तापमान की कमी आएगी। ठीक है, वहाँ वर्षा क्यों होती है? वर्षा इसलिए कि होती है क्योंकि पठारी इलाका के तुलना में अगर
पाट क्षेत्र की तुलना की जाए तो पाट क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी और पठारी क्षेत्र में कम वर्षा होगी। जैसा कि हम आपको बता दें तो चाईबासा के मैदान में कम वर्षा होती है क्योंकि वो एक मैदान है, और ये आपका नेतरहाट तो एक पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र कहने के मतलब कि इसकी ऊंचाई अधिक है और मैदान की ऊंचाई कम है, तो यहाँ भी वर्षा में अंतर देखने को मिलता है। आप देखें तो यहाँ ठंड में भी अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ झारखंड की स्थल की अलग अलग ऊंचाई होने के कारण यहाँ अलग अलग तापमान देखने को मिलता है, अलग अलग ठंड देखने को मिलती है, अलग अलग वर्षा देखने को मिलती है। चलिए, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। कुछ ऐसे अपवाद भी क्षेत्र हैं कुछ ऐसे अपवाद क्षेत्र भी हैं जहाँ की तापमान अधिक है। जैसा कि आप देखें तो जमशेदपुर, वहाँ अधिक कल कारखाने हैं। लोह नगरी कहे जाने वाला जमशेदपुर, जिनकी तापमान अगर देखा जाए तो 45 डिग्री सेल्सियस भी चली जाती है, जो हमारे राज्य की मैक्सिमम तापमान है। तो वहाँ अगर आप देखें तो धनबाद का झरिया, वहाँ कोयला धधकता रहता है, जिसके कारण वहाँ की भी तापमान अधिक है। वैसे ही अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो गर्म स्थल अगर आप देखें तो जमशेदपुर है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। आप अगर देख लें धनबाद एक झरिया में तो कोयला धधकता रहता है। अगर कुछ देखा जाए सुहाना मौसम तो आप हजारीबाग की देख लीजिए, रांची देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे अधिक है, वन क्षेत्र अधिक है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया कम है, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ कम है, जिसके कारण यहाँ की मौसम सुहाना है। और यहाँ के मौसम जो आपके जमशेदपुर है, आपके धनबाद है, यहाँ का मौसम गर्म है। उम्मीद है जो चीज़ें हम आपको समझाना चाह रहे हैं, मौसम क्यों गर्म होता है, ऊंचाई क्या इफेक्ट डालता है, चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताते चलते हैं, आप चीज़ों को लिखते चलिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं झारखंड में मौसम के प्रकार। झारखंड में मौसम के 3 प्रकार हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जिसे आप लोग गर्मी मौसम के नाम से जानते हैं, वर्षा ऋतु जिसे आप लोग बरसात के रूप में जानते हैं, शीत ऋतु जिसे सर्दी या ठंड मौसम के रूप में जानते हैं। वर्षा ऋतु के बगल में हम 80% लिखे हैं। 80% इसलिए लिखे हैं कि अगर झारखंड में 100% वर्षा होती है तो 100% का 80% पानी बरसात में ही गिर जाती है, और 20% बचा हुआ पानी अन सीजन में गिरता है, मतलब बरसात के बाद गिरती है। बरसात के बाद बोले तो कभी गर्मी में गिर गई, कभी ठंड के मौसम में गिर गई। आप कई बार सुने होंगे कि झारखंड में कृषि का कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ फसल की उत्पादकता अच्छी ढंग से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ उचित रूप से सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है, और हमारी जो प्राकृतिक रूप से वर्षा मिलती है उसका 80% हम लोग बरसात में ही यहाँ बरस जाती है। बाकी 20% जो पानी है वो कभी भी बरस जाती है। जिस समय हमारे फसल को पानी की ज़रूरत पड़ती है उस समय बरसी तो ठीक है, फसल का उत्पादन होगा। उस टाइम नहीं बरसी तो फसल का उत्पादन नहीं होता, और ये मेरे पास इतना उचित साधन नहीं है कि हम लोग फसल की सिंचाई कर सके। तो यही कारण है कि हमारे राज्य में फसल इस तरह से फसल की उत्पादकता अच्छी ढंग से नहीं होती है। देखिए हम लिखे झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे झारखंड का वार्षिक वर्षा अंतराल, तो आपको बताना है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और अगर आपको पूछे झारखंड का वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा, तो आपको बताना है 140 सेंटीमीटर। हम ये बता रहे हैं कि झारखंड का वार्षिक औसत अंतराल अगर पूछे तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच है।
इसका मतलब ये है कि हमारे झारखंड में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और इसका उदाहरण ये है कि हमारे झारखंड में नेतरहाट जैसे क्षेत्र में 180 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। 180 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। वही हम अंतराल बताए हैं कि हमारे झारखंड में 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। उसी में से एक नेतरहाट है जहां 180 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। और अगर पूरे वर्षा का औसत निकाला जाए तो 140 सेंटीमीटर है। यही लिखा है कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। और अंतराल पूछे तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा नेतरहाट में, हम आपको बताएं कि नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन हमारे झारखंड में 200 सेंटीमीटर तक भी वर्षा हो सकती है। ग्रीष्म ऋतु जो होता है अर्थात गर्मी का मौसम का आगमन मार्च से मध्य जून तक, आगमन मार्च में होता है और ये रहता है मध्य जून तक। राज्य की मासिक औसत तापमान, मासिक तो औसत तापमान मतलब जिस गर्मी का जिस समय टाइम रहता है उस समय हमारे राज्य का जो तापमान होता है वो 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। गर्मी के मौसम का अगर तापमान बोला जाए तो 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और अगर गर्मी, सर्दी, बरसात के पूरे औसत तापमान पूछा जाए, पूरे राज्य की औसत तापमान पूछा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री से किसी खास मौसम के बारे में तापमान पूछे गर्मी के मौसम में तो आपको बताना है 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। और अगर पूरे झारखंड में सभी मौसम का औसत तापमान पूछे तो 25 डिग्री सेल्सियस होती है। 45 डिग्री सेल्सियस हमारे जो जमशेदपुर में 45 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ तापमान जाती है, जो झारखंड का सबसे हॉटेस्ट स्थल कहा जा सकता है, सबसे गर्म स्थल कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, औद्योगिकरण क्षेत्र ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ वायुमंडल गर्म हो जाती है, वहाँ की हवाएं गर्म हो जाती है। इंडस्ट्री है, वहाँ की वायुमंडल गर्म हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और सबसे जो अधिक हमारे क्षेत्र में गर्म स्थल बोला जाए तो जमशेदपुर है और वहाँ की तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। हम यहाँ लिख दिए हैं कि सबसे गर्म जो क्षेत्र है वो जमशेदपुर है। और सबसे अगर पूछा जाए ठंडा क्षेत्र, अगर ठंडा क्षेत्र पूछा जाए तो नेतरहाट है। यहाँ की तापमान 7 डिग्री सेल्सियस नीचे तक आ जाती है, कहीं कहीं कोई 7.5 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल सकता है। आप 7 लेके चलिएगा। नेतरहाट जो झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है उसका जो अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 7 डिग्री सेल्सियस भी चली जाती है। सबसे गर्म स्थल देखा जाए तो जमशेदपुर है, जिसकी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही होगी। अगर झारखंड का औसत तापमान पूछा जाए तो लिखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस। नोट में कुछ लिखाए हैं, मई महीने में सर्वाधिक गर्मी होने के बावजूद भी मैदानी क्षेत्रों की तरह पठारी इलाकों में लू नहीं चलती। हम आपको बताएं कि झारखंड एक पठारी इलाका है। पठारी इलाका है मतलब मैदानी इलाका नहीं है। जिस तरह से मैदानी इलाकों में गर्मी के दिनों में लू चलती है उस तरह से हमारे झारखंड में लू नहीं चलती है। लू तो चलती है लेकिन जिस तरह से मैदानी इलाकों में लू चलेगी, जिस स्तर से चलेगी उस स्तर से यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ लू के मामले में राहत जरूर है। यही हम पॉइंट लिखाए हैं कि मई महीने में सर्वाधिक गर्मी होने के कारण यहाँ से एक पॉइंट आप निकाल सकते हैं कि झारखंड का सबसे सर्वाधिक गर्मी वाला महीना कौन सा है, तो आपको लिखना है मई महीना। सबसे अधिक गर्मी वाला महीना तो मई महीना। मई महीने में सर्वाधिक गर्मी होने के बावजूद भी मैदानी क्षेत्र की तरह पठारी इलाकों में लू नहीं चलती। दूसरा है गर्मी दिनों में दिन का लंबा होना, दिन का बढ़ना, तापमान का बढ़ना
इसके क्या कारण है? तापमान का बढ़ता है, दिन कैसे बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? इसका कारण है कि सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य का उत्तरायण होना कहने का मतलब कि सूर्य जो है वो मकर रेखा से उत्तर की ओर जाती है। सूर्य जो है वो मकर रेखा से उत्तर की ओर जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं कि सूर्य का उत्तरायण होना। समझ गए? सूर्य का उत्तरायण होना मतलब क्या होता है कि सूर्य मकर रेखा से उत्तर की ओर जाती है, जिसके कारण दिन की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। इस ऋतु में पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन बंद हो जाती है। ये पछुआ पवन क्या होती है? पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और ये कहाँ चलती है? देखिए, ये मानिए कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी के दोनों गोलार्ध के बीच 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच चलने वाले हवा को हम लोग पछुआ पवन कहते हैं। पृथ्वी के दोनों गोलार्ध के 40 से 60 डिग्री के बीच चलने वाले पवन को हम लोग पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। और ये पछुआ पवन लगातार चलती रहती है। यही लिखें, इस ऋतु में पठार के उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग मतलब आप समझ रहे हो। अगर आप मैप को पता होगा तो आपको मैप ये सारी चीज़ें अगर पता होगी तो ये उत्तर पूर्वी भाग है। उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब उत्पन्न हो जाती है। निम्न दाब उत्पन्न हो जाती है, जिस होने के कारण पछुआ पवन यहाँ लगातार पछुआ पवन चलती रहती है। यहाँ लगातार पछुआ पवन चलती रहती है, लेकिन यहाँ निम्न दाब हो जाने के कारण इस टाइम पछुआ पवन बंद हो जाती है और यहाँ का वातावरण शांत हो जाता है। यहाँ का वातावरण शांत हो जाता है। इस ऋतु में हवा प्रायः गर्म होती है। जैसा कि आपको पता है, गर्मी का दिन है, वायुमंडल पूरा गर्म है। अब वहाँ हवा भी चलेगी तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर वायुमंडल में ही हवा चल रही है और पूरा वायुमंडल गर्म है तो वहाँ की हवाएं भी गर्म होगी। लेकिन हजारीबाग, रांची, देवघर में हवा थोड़ी शीतल रहती है। हजारीबाग में, रांची में, देवघर में हवा थोड़ी ठंड रहती है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा नहीं है। यहाँ वन क्षेत्र ज़्यादा विस्तार है। वन क्षेत्र का ज़्यादा विस्तार हमारे हजारीबाग, रांची, देवघर में है, जिसके कारण यहाँ गर्मी को दिनों में थोड़ी शीतल हवा जरूर चलती है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र नहीं है तो वहाँ का वायुमंडल गर्म नहीं है, जिसके कारण यहाँ थोड़ी शीतल हवा चलती है। वर्षा ऋतु का आगमन 15 जून से 15 अक्टूबर तक। आगमन जो होता है 15 जून में होता है और रहता ये 15 अक्टूबर तक है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहने का मतलब अरब सागर से भी होती है और दूसरा बंगाल की खाड़ी से भी होती है। आपको बता दें कि झारखंड का पूर्वी जो भाग है, पूर्वी भाग में यहाँ जो वर्षा करवाती है वो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। और ये दक्षिणी और मध्यवर्ती, पश्चिमी और मध्यवर्ती भागों में अरब सागर से भी और पश्चिम बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है। और अगर कोई पूछे कि झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा कहाँ से होती है तो आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी से। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर, वर्षा की जो मात्रा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है और पूर्व से पश्चिम की ओर भी घटती है। जब वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है और पूरब से पश्चिम की ओर भी घटती जाती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। झारखंड के उच्च भूभाग पर अधिक वर्षा होती है। हम आपको बताएं कि झारखंड के उच्च भूभाग पे वर्षा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ की ऊंचाई अधिक है। वहाँ की ऊंचाई अधिक है तथा निम्न भूमि पर
कम वर्षा होती है। जैसे नेतरहाट एक पठार क्षेत्र है और पठार क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर है, तो यहाँ की वर्षा अधिक होती है, लेकिन चाईबासा जैसे मैदान क्षेत्र में वर्षा कम होती है। चाईबासा जैसे मैदानी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। एक आता है शीत ऋतु। शीत ऋतु का आगमन नवंबर में आगमन होता है और ये फरवरी तक रहता है। झारखंड पठारी इलाका होने के कारण मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ठंड पड़ती है। हमारे झारखंड में ठंड का आगमन जल्दी होता है, ठंड का आगमन जल्दी होता है और शीत ऋतु का भी आगमन जल्दी होता है। तो बात तो वही हुआ ना, तुलना में अधिक ठंड। अच्छा, यहाँ शीत ऋतु अर्थात ठंड का मौसम जल्दी आता है और ठंड भी अधिक पड़ती है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पठारी क्षेत्रों में अधिक ठंड भी पड़ती है और ठंड मौसम का आगमन भी जल्दी होता है, यही बता रहा है। शीत ऋतु में झारखंड की औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक हमारे झारखंड में तापमान होता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में झारखंड का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। उत्तरी पश्चिमी हवा के कारण कभी कभी वर्षा, देखिए कभी कभी जो उत्तर और पश्चिमी हवा के विक्षोभ के कारण कभी कभी हमारे जो यहाँ हैं वो वर्षा भी होती है। कभी कभी यहाँ वर्षा होती है और ये वर्षा होती है तो अभी जो रबी फसल लगाए गए हैं, जैसे मान लिया जाए गेहूं, अगर ये भी वर्षा हो जाती है तो गेहूं के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, गेहूं के लिए यहाँ काफ़ी फायदेमंद होगा। कभी कभी वर्षा होती है जो रबी फसल के उपयोगी होता है। ठीक है, हम आपको बता दिए रबी फसल में से आपका गेहूँ। जनवरी में कभी कभी शीतलहरी तथा पाला भी पड़ता है, जैसा कि अभी इतना ठंड है, कुहासा वगैरह देखते होंगे, कोहरा वगैरह देखते होंगे, तो यहाँ अभी पाला पड़ता है, अभी यहाँ शीतलहरी भी पड़ती है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी तथा स्थान बोला जाए तो नेतरहाट। राज्य का जो सर्वाधिक ठंडा महीना है वो जनवरी का महीना है, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। और सबसे ठंडा अगर स्थल देखा जाए झारखंड तो नेतरहाट है और नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा भी होती है। यहाँ पाट क्षेत्र होने के कारण इसकी ऊंचाई भी अधिक है। अगर इसकी ऊंचाई अधिक है तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ठंड तो पड़ेगी ही, इसी के कारण वहाँ ठंड अधिक पड़ती है, जिसका तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, से भी नीचे चला जाता है। कहीं कहीं 7 आपको देखने को मिल सकता है, तो आप 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, 7 भी आप यहाँ से ले सकते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ लिखवाना भूल गए, ग्रीष्म ऋतु में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से वर्षा होती है, जिसे हम लोग काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। काल वैशाखी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये बैसाख के महीने में वर्षा होती है और ये काल से कम नहीं होती है, क्योंकि ये अपने पानी आने के साथ साथ तूफान भी आते हैं जो कई वृक्ष को गिरा देते हैं, पेड़ पौधे को नष्ट कर देते हैं, कई घरों को नष्ट कर देते हैं। तो ये काल से कम नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं से आंधी के नाम से जाना जाता है और वो आंधी के साथ साथ पानी को लेकर के आती है और वे पानी आपके आम के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी फायदा होते हैं, जो बरसात के महीने से पहले आता है, अर्थात बैसाख में ही आता है। आइए हम आप लोग को एक आंकड़ा देते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। हम आपको जैसा कि बताएं कि झारखंड का सबसे गर्म क्षेत्र जो है वो जमशेदपुर है। ग्रीष्म ऋतु में जमशेदपुर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। अगर अचानक से आपको पूछ दे कि ग्रीष्म ऋतु में रांची का टेम्परेचर कितना होता है, रांची का अधिकतम टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा। इसलिए हम आपके सामने एक आंकड़ा लेकर के आए हैं, आप चीज़ों को देखिएगा। सबसे ज़्यादा हम ये लिखा रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के विशेष क्षेत्रों का
अधिकतम तापमान जैसा कि हम आपको बताएं, पहले लिखाते हैं हम जमशेदपुर का। सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में ही अधिक गर्मी होती है। टेम्परेचर अगर देखा जाए इसकी बात तो हम लिखवाते हैं। फिर धनबाद में, मेदिनीनगर में, रांची में और हजारीबाग में। गर्मियों के दिनों में अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में कितना जाता है तो हम आपको बताएं 45 डिग्री सेल्सियस। धनबाद में अगर देखा जाए तो 44.6 डिग्री सेल्सियस, 44.6 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर में देखा जाए तो 44.5 डिग्री सेल्सियस। रांची में अगर देखा जाए तो 41 डिग्री सेल्सियस। हजारीबाग में देखा जाए तो 33.1 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का जो हम सिंबल लिख रहे हैं वो सी और डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है ये सारी जानकारी देख करके आपको चीज़ें समझ आई होगी, आप ये जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या थोड़ी सी कोई भी शब्द समझने में प्रॉब्लम आ जाती है या कहीं भी कोई चीज़ आपको दिक्कत आती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त करें ताकि आप कहाँ तक चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हम आपको कैसे और समझाएं ताकि आप सीधे सीधे इस चीज़ों को समझ सकते हैं, हम भी उस चीज़ को समझ सकें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।